Hello students, welcome to all of you in my class 9th English Grammar. Chapter 2 Parts of Sentence. आपको पता है कि Chapter 2 Parts of Sentence की हमारी दूसरी वीडियो है. इससे पहले Parts of Sentence का Part 1 की वीडियो हो चुकी है जिसमें आपने Parts of सेंटेंस के जो भाग थे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उस पहली वीडियो में आपने सब्जेक्ट्स के पार्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि सब्जेक्ट्स के कितने पार्ट होते हैं, उसमें स्पष्ट बताया गया था. लेकिन आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के चैप्टर के अंतर्गत पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट. ये बताया गया था कि सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक भाग होता है सब्जेक्ट, दूसरा भाग होता है प्रेडिकेट. सब्जेक्ट के पार्ट्स हम आपको बता चुके हैं. अब बात आती है प्रेडिकेट, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट कि प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं. देखिए, प्रेडिकेट के भी जिस प्रकार सब्जेक्ट के 3 पार्ट्स थे उस प्रकार प्रेडिकेट के भी 3 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्रेडिकेट के? देखिए, प्रेडिकेट का पहला पार्ट होता है वर्ब. आपको पता है सब्जेक्ट तो हट गया, सब्जेक्ट के 3 पार्ट्स बताए जा चुके हैं. अब आता है प्रेडिकेट के पार्ट्स. तो प्रेडिकेट का हमारा पहला पार्ट होता है वर्ब. आपको एक जानकारी और भी है, हम सभी जानते हैं कि प्रेडिकेट का आरंभ कहां से होता है? वर्ब से होता है. हमें ये नोटेड है कि प्रेडिकेट का आरंभ जो होता है वो वर्ब से होता है. तो प्रेडिकेट का फर्स्ट पार्ट होता है वर्ब. देखिए, प्रेडिकेट का सेकंड पार्ट क्या होता है? प्रेडिकेट का सेकंड पार्ट होता है ऑब्जेक्ट, जो वर्ब के बाद आती है. और प्रेडिकेट का थर्ड पार्ट होता है कंप्लीमेंट. इस प्रकार प्रेडिकेट के भी सब्जेक्ट के समान ही 3 पार्ट होते हैं. वर्ब आप सभी जानते हैं कि वर्ब मेन वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं और आपकी मॉडल वर्ब होती हैं, जिनके बारे में आप सब जानते हैं. लेकिन ऑब्जेक्ट के बारे में आप ये नहीं जानते कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं. जिस प्रकार सब्जेक्ट का एक परिवार था उसी प्रकार ऑब्जेक्ट का भी एक परिवार है. ऑब्जेक्ट कितने पार्ट्स हैं? देखिए, ऑब्जेक्ट 4 प्रकार के होते हैं. एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सबसे पहले आता है हमारा ऑब्जेक्ट के पार्ट्स में पहला पार्ट आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जो हमारा पहला पार्ट है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब व्हाट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? हम कैसे पहचाने कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? इसकी पहचान क्या है? तो सुनिए ध्यान से. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान क्या होती है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मोस्टली पर्सन्स का वर्णन होता है, व्यक्तियों का वर्णन होता है, वो कहलाते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. दूसरा होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ये भी तो ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मोस्टली थिंग, वस्तुओं का वर्णन होता है. वैसे तो ये बताया जाता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में सजीव पर्सन आते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में निर्जीव वस्तुएं आती हैं. लेकिन कभी कभी कुछ वस्तुएं सजीव भी होती हैं, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि नहीं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में निर्जीव ही आते हैं. लेकिन हमें ये बात क्लियर हो गई कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? पर्सन. और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? थिंग. और भी सिंपल समझने के लिए देखिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आपके प्रोनाउंस के सभी ऑब्जेक्ट्स आते हैं. आई का ऑब्जेक्ट आप जानते हैं मी होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू, दे का ऑब्जेक्ट देम, शी का ऑब्जेक्ट हर. इस प्रकार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं आपके पर्सन्स के ऑब्जेक्ट और इसमें आते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो लास्ट शेष मैटर से बाद में समझाते हैं. पहले हम केवल इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के बेस पर ही एक सेंटेंस बनाते हैं. इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बेस पर एक सेंटेंस. ही क्या हो गया? सब्जेक्ट. गेव मी ए पेन. देखिए, सेंटेंस है ही गेव मी ए पेन. उसने मुझे क्या दिया? उसने मुझे पेन दिया. ये आपका सब्जेक्ट हो गया.
गेव आपकी वर्ब हो गई, और मी क्या हो गया? मी हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पर्सन का ऑब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, और आ गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गई? वस्तु हो गई। क्लियर? एक एग्जांपल और लेते हैं। आई रोट हिम अ लेटर। मैंने उसे क्या लिखा? आई सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या हो गई आपकी? रोट, लिखा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई रोट हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आपको क्लियर है कि क्या होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये आ गया आपका ए लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपके यहां तक क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट के बारे में आप पहले से जानते हैं, वर्ब के बारे में आप पहले से जानते हैं। अब ऑब्जेक्ट के दो पार्ट के बारे में आप जान गए, उसके दो मेंबर के बारे में आप जान गए, इनडायरेक्ट के बारे में, अब डायरेक्ट के बारे में। अब बढ़ते हैं हमें ऑब्जेक्ट के तीसरे मेंबर की ओर। इस तीसरे मेंबर का नाम क्या है? जीरंड। इसका नाम है जीरंड, जीरंड ऑब्जेक्ट। अब जीरंड की रचना कैसे होती है, इसके बारे में भी पहली वीडियो में बताया गया था कि जीरंड की रचना वर्ब में आईएनजी लगने से होती है, और जीरंड नाउन और वर्ब दोनों का काम करता है। लेकिन अब एक बात सोचने वाली आती है, आपने उसमें भी देखा था पहली वीडियो में कि उसमें जीरंड जो आया था वो वर्ब से पहले आया था। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। यहां हम लगाने वाले हैं वही जीरंड किसके बाद? वर्ब के बाद। थर्ड एग्जांपल, ही लाइक्स स्विमिंग। देखिए, यह है जीरंड ऑब्जेक्ट। ही लाइक्स स्विमिंग। इस बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं आया, इस बार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं आया, इस बार हमारे कौन से उसमें जीरंड ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट का तीसरा पार्ट है, जो तीसरा मेंबर है, उसमें आया स्विमिंग। ही लाइक्स स्विमिंग। एक बार फिर हमें ये देखना है कि स्विमिंग का प्रयोग सब्जेक्ट वाली टेबल में भी था। तो देखिए, ये जो स्विमिंग वर्ड है, यानी जीरंड जो वर्ड है, वो जीरंड एक ऐसा वर्ड है, ये किसी से बुराई नहीं लेता है। जैसे जनरली दो पार्टियां होती हैं, तो ये दोनों पार्टियों का साथ देता है, यानी ये सब्जेक्ट का साथ भी देता है, ये ऑब्जेक्ट का साथ भी देता है। बस डिफरेंस कितना है? डिफरेंस केवल इतना है कि जब ये सब्जेक्ट का साथ देता है तो ये हेड वर्ड से पहले आता है, सर्वप्रथम इसी का प्रयोग होता है। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट के परिवार में आता है, ऑब्जेक्ट का साथ देता है, तो यहां ये वर्ब के बाद में आता है। आप ये भी जानते हैं लाइक्स क्या है? वर्ब। स्विमिंग भी क्या है? वर्ब। कुछ बच्चे ये भी कहते हैं डबल वर्ब। नहीं, डबल वर्ब नहीं होती। ही लाइक्स, वर्ब तो केवल एक ही है, क्या? लाइक्स। स्विमिंग क्या है? स्विमिंग वर्ब नहीं है, स्विमिंग हमारा जीरंड ऑब्जेक्ट। तो ही लाइक्स स्विमिंग, वो तैरना पसंद करता है। ये भी क्लियर हो गया जीरंड ऑब्जेक्ट। अब आते हैं ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव की ओर। इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट क्या होता है? इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट, देखिए, रचना के बारे में समझता हूं, आपको इसकी रचना के बारे में ही पता है। जिस प्रकार जीरंड की रचना वर्ब में आईएनजी लगने से होती है, उसी प्रकार इन्फिनिटिव की रचना वर्ब से पहले टू लगने से होती है। बन गया इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट। कंडीशन वही है, अगर इन्फिनिटिव भी सब्जेक्ट की फैमिली के साथ रहता है तो सब्जेक्ट से पहले, यानी हेड वर्ड से पहले इसका प्रयोग होता है। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट की फैमिली का साथ देता है तो इसका यूज वर्ब के बाद में होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है हमें। शी वांटेड, अभी क्या बताया? इन्फिनिटिव का प्रयोग वर्ब से पहले टू, वर्ब से पहले टू। शी वांटेड टू वॉक, शी वांटेड टू वॉक, वो क्या चाहती थी? वो घूमना चाहती थी, वो टहलना चाहती थी।
सी आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, वांटेड हो गई वर्ब, टू वॉक क्या हो गया आपका, वर्ब नहीं, इंफिनिटिव ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार ऑब्जेक्ट के परिवार की टोटल फैमिली को हमने क्लियर कर दिया कि किस प्रकार एक ऑब्जेक्ट के परिवार में कितने मेंबर होते हैं, 4, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जीरेंड ऑब्जेक्ट, इंफिनिटिव ऑब्जेक्ट। लेकिन इन ऑब्जेक्ट के अलावा भी प्रेडिकेट में एक मेंबर और होता है, कौन, कंप्लीमेंट। इसे क्या बोलते हैं, पूरक शब्द। ये केवल क्या काम करता है, पूरक। पूरक कभी कभी सेंटेंस पूरा नहीं होता, उसकी पूर्ति करने के लिए कंप्लीमेंट होता है। लेकिन अब कंप्लीमेंट्स का भी एक परिवार होता है। देखिए कंप्लीमेंट्स का भी एक परिवार होता है, इसमें भी 3 मेंबर होते हैं। नंबर 1 नाउन कंप्लीमेंट, नाउन किसी का नाम। नंबर दूसरा होता है एडजेक्टिव कंप्लीमेंट। आप अच्छी तरह से जानते हैं एडजेक्टिव के बारे में, क्या होता है एडजेक्टिव, जो किसी की विशेषता बताता है। और हमारा तीसरा होता है एडवर्ब कंप्लीमेंट। एडवर्ब क्या करते हैं, ये भी आप जानते हैं, एडवर्ब क्रिया की विशेषता बताते हैं। एडवर्ब होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें कहते हैं एडवर्ब। तो इस प्रकार कंप्लीमेंट की फैमिली में भी 3 मेंबर होते हैं, नाउन कंप्लीमेंट, एडजेक्टिव कंप्लीमेंट और एडवर्ब कंप्लीमेंट। अब इनको भी अलग अलग दर्शाते हैं, किस प्रकार हम इनका वर्णन करते हैं एडवर्ब की फैमिली को समझाने के लिए। देखिए एग्जांपल नंबर 5, हमें दर्शाना क्या है, नाउन कंप्लीमेंट। दे क्या हो गया, सब्जेक्ट, चोज क्या हो गई, वर्ब। इस बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आया, दे चोज हिम, उन्होंने उसको चुना। क्या चुना, अपना नेता। दियर लीडर, दे चोज हिम दियर लीडर, उन्होंने उसको, कोई व्यक्ति होगा, दे चोज हिम दियर लीडर, उन्होंने उसको अपना नेता चुना। देखिए लीडर ने क्या किया, इस सेंटेंस को पूरा किया। क्या ये सेंटेंस यहाँ पूरा हुआ, दे चोज हिम, उन्होंने उनको चुना। भाई क्या चुना, हमारे माइंड में एक क्वेश्चन रह गया, यहां तक तो माइंड में आया क्या, दे चोज हिम, उन्होंने उसको चुना, लेकिन बात आई क्या चुना, तो दियर लीडर चुना। कंप्लीमेंट पूर्ति के लिए आवश्यकता हो गया हमारा नाउन कंप्लीमेंट। अगला होता है हमारा एडजेक्टिव कंप्लीमेंट, यानी कोई ना कोई विशेषण आता है। तो इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। द जज फाउंड मी, जज फाउंड मी, जज ने मुझे पाया। क्या पाया, फिर माइंड में क्वेश्चन आया। यहां तक सेंटेंस हो गया, जज फाउंड मी, जज ने मुझे पाया, लेकिन क्या पाया, तो जज ने मुझे पाया इनोसेंट। मेरा कोई केस चल रहा था और उसमें जब कार्रवाई हुई तो जज ने मुझे क्या पाया, निर्दोष पाया। तो वो क्या है, कंप्लीमेंट। यहां सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, द जज फाउंड मी से सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। सेंटेंस पूरा करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ा, कंप्लीमेंट। तो जज ने मुझे निर्दोष पाया। अभी एक वर्ड हमारा और रह गया कंप्लीमेंट में, एडवर्ब। अब देखिए एडवर्ब क्या होता है, अभी आपसे बताया, जो क्रिया की विशेषता बताता है। एडवर्ब में 3 प्रकार होते हैं वैसे। एम, एडवर्ब में मैनर दर्शाया जाता है, तौर तरीका क्या है आदमी के बोलने का, उसके रहन सहन का। या फिर एडवर्ब में क्या है, कोई प्लेस दर्शाया जाता है। या फिर एडवर्ब में टाइम का प्रयोग होता है। तो यहां पे हम सबसे पहले एक मैनर का एक एग्जांपल दे रहे हैं एडवर्ब के लिए। ही स्पीक्स, वह बोलता है। सेंटेंस पूरा हुआ नहीं, वह बोलता है। माइंड में फिर क्वेश्चन आएगा, भाई क्या बोलता है, तो वह बोलता है, क्या बोलता है, कैसे बोलता है, ही स्पीक्स, वो बोलता है स्लोली, वह धीरे बोलता है। क्या आ गया, मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके बोलने का तरीका आ गया कि वो कैसे बोलता है, वो धीरे बोलता है। यही भी हो सकता था, ही स्पीक्स लाउडली, वह बहुत तेज बोलता है। तो इस प्रकार ये पूरी टेबल, किसकी टेबल, प्रेडिकेट की टेबल। पहले आपने सब्जेक्ट की टेबल के बारे में जाना और अब आपने प्रेडिकेट की टेबल के बारे में जाना। ये सब क्या है, ये सब है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस।
यानी आप पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पूर्ण रूप से जान गए। अब क्या करना है आपको? अब आपको सेंटेंस आपके सामने आएंगे और उन सेंटेंसेस को आपको करना होगा रीऑर्डर। उन सेंटेंसेस को आपको रीअरेंज करना होगा, और रीअरेंज करना अब आपके लिए हो गया बहुत ही सिंपल। क्यों? क्योंकि हमारे सामने हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की पूरी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए अब किसी भी सेंटेंस को जो क्रम में ना हो उसको रीअरेंज करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया। बस अब आपको क्या करना है, जो वीडियो को ध्यान से देखना है, उसमें जो नोट्स हो उन्हें अपनी नोटबुक में नोट करना है और उनका अध्ययन करना है। मैं समझता हूं कि नोट्स का अध्ययन करने के बाद तुरंत आप किसी भी सेंटेंस को रीअरेंज कर सकते हैं। इस बार जो नोट्स होंगे वीडियो की पीडीएफ फाइल में, उस नोट्स के साथ 2 एक्सरसाइज भी होंगी। वो एक्सरसाइज आपको यहां नहीं कराई जा रही है, वो एक्सरसाइज आपको अपने आप सोल्व करनी होंगी, और अपने आप वो एक्सरसाइज सोल्व करके आपको अपनी क्लास के ग्रुप पर पेस्ट करनी होंगी कि हमारी एक्सरसाइज हो गई। आचार्य जी आप देखिए हमारे आंसर रॉन्ग है या राइट। ठीक, तो ग्रामर का चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। कल ग्रुप में एक बच्चे का क्वेश्चन आया था कि आचार्य जी केवल ग्रामर पढ़ाई जा रही है, अभी लिटरेचर के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा। तो इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी ही हम लिटरेचर का चैप्टर भी पढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल में आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और नोट्स कीजिए अपनी कॉपी में नोट्स को। धन्यवाद।